मजीद आगे चलते हैं। मेटलर्जी ऑफ कॉपर में अगला जो हमारे पास टास्क है, हमने कल मिनरल प्रोसेसिंग पढ़ लिया था, मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ रहे थे। और मेटलर्जी ऑफ कॉपर में जो इसका इनिशियल पहला स्टेप है मिनरल प्रोसेसिंग का, हमने मिनरल प्रोसेसिंग का स्टेप पढ़ लिया था। और मिनरल प्रोसेसिंग में जो हमें पाउडर आखिर में और हासिल हो रही थी, उसको अब हम आगे मजीद लेकर जा रहे हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो अगला जो मेरे पास प्रोसेस है वो कॉन्सेंट्रेशन का है। और कॉन्सेंट्रेशन के इस प्रोसेस को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का जो ये अमल है, अब हम 5 स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं जो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में यूज होने हैं। तो उनमें फ्रॉथ फ्लोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अमल को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है जरा देखिएगा बेटा। फ्रॉथ फ्लोटेशन में इसमें हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा होगा। इस टैंक में हम अपनी ओर को डालते हैं और ओर के साथ कुछ चीजें मिक्स करते हैं, जैसे कि ओर, पाउडर ओर ले लेते हैं। पाउडर्ड ओर, और इस पाउडर्ड ओर के साथ हम पाइन ऑयल और साथ में वाटर ये ले लेते हैं। ये 3 चीजें इसमें मिक्स होती हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो ये प्रोसेस है, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस बेटा सल्फाइड ओर्स में करवाया जाता है। यानी वो ओर्स जिसमें सल्फर मौजूद हो उनमें होता है। जैसे अभी कॉपर की ओर में फॉर्मूला क्या है, CuFeS2। तो इसमें सल्फर मौजूद है, तो ये सल्फाइड ओर यहाँ पर यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। सही। अच्छा, अब पाउडर ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मिक्स करी। अब यहाँ पर आप चेंबर पे आओ तो चेंबर में देख सकते हो, ये आपने और ये आपने मिक्स किया। ठीक है, इसमें आपने पानी और ऑयल भी मिक्स कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने शायद बेटा देखा हो, अक्सर व बेशतर दुकानदार अक्सर ऐसा करते हैं कि वो अपनी दुकान के आगे ना पानी डालते हैं। तो मट्टी वट्टी जहां पड़ी हुई होती है, वो दुकान वाले मट्टी मट्टी में पानी डाल देते हैं। पता है क्यों डालते हैं पानी? सर ताकि मिट्टी उड़े ना। ताकि मट्टी उड़े नहीं। ठीक है, ताकि मट्टी उड़े नहीं, इसलिए वो पानी डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मट्टी उड़े नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसमें हमारी नियत क्या है कि हम ओर में से इंप्योरिटी अलग कर दें और ओर का जो हमारा मिनरल है वो अलग कर दें। 2 चीजें हो सकती हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन में। जो चीज आपको चाहिए, या तो आप उसे इस टैंक में नीचे की तरफ बिठा दो यहां पे, और इंप्योरिटी को ऊपर की तरफ उठा दो, या फिर जो चीज आपको चाहिए आप उसको यहां ऊपर की तरफ झाग बनाकर उठा दो और इंप्योरिटी को नीचे की तरफ बिठा दो। ये 2 काम हो सकते हैं। अब ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो ओर है CuFeS2, इस CuFeS2 को हम पाइन ऑयल के साथ झाग बनाकर यहां ऊपर की तरफ उठा देते हैं, झाग की सूरत में। और इस CuFeS2 के साथ जो इंप्योरिटीज होती हैं, उन तमाम तर इंप्योरिटीज को हम क्या हम पानी डालते हैं, ये तमाम तर इंप्योरिटीज यहां नीचे की तरफ बैठ जाती है। सही है। जैसे मट्टी के ऊपर पानी डालते हैं ना दुकानदार, और मट्टी नीचे बैठ जाती है। तो मट्टी क्यों क्यों बैठ जाती है नीचे? क्योंकि वो पानी दरअसल उस मट्टी पर जरा वजन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बैठ जाती है। इसी तरीके से यहां पर भी इम्प्योरिटीज जो है हमारी, इम्प्योरिटीज हमारा ये काम करेंगी। मतलब जो पानी होगा, जो वाटर होगा, वाटर से जो और की इम्प्योरिटीज होंगी ना, वो वेटेबल होंगी। ठीक है, और की इम्प्योरिटीज वेटेबल होंगी। किससे? पानी से। और पॉइन ऑयल से कौन चीज वेटेबल होगा? हमारा मिनरल जो ओर है हमारा, वो पाइन ऑयल से वेटेबल होगा। क्या सर पाइन ऑयल से इम्प्योर वाटर वेटेबल, वाटर से वेटेबल नहीं होता? पाइन ऑयल होता है बेटा। लेकिन हम यहां पर
एक चीज और ऐड करते हैं, उसे कहते हैं डिप्रेसेंट। ठीक है, और एक और चीज ऐड होती है, उसे कहते हैं फ्रॉथर। इसका तस्करा हमारी किताब में नहीं है। फ्रॉथर और डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? फ्रॉथर और डिप्रेसेंट दोनों हमारे ओर के ऊपर अप्लाई होते हैं। फ्रॉथर ओर के मिनरल को पाइन ऑयल के साथ वेटेबल होने में मदद देता है, यानी कि वो पाइन ऑयल के साथ गीला हो जाए, इसकी मदद देता है। और डिप्रेसेंट ओर के पार्टिकल्स को पानी के साथ गीला होने की सलाहियत कम करता है, ओर के पार्टिकल्स की। बात समझ रहे हो? बेटा क्लियर हुआ यहां तक? जी सर। अच्छा, फ्रॉथ किसे कहते हैं? फ्रॉथ कहते हैं झाग को ना, जो यहां ऊपर की तरफ आएगा। अब हमने यहां पर और पानी ऑयल सब डाला, सब डालने के बाद और फ्रॉथर और डिप्रेसेंट भी डाल दिया। इसके बाद ये एक पाइप लगा होता है, और इस पाइप में बीच में यहाँ पे होल्स होते हैं, और ये पाइप रोटेट भी करता है। इसे एजिटेटर कहते हैं। इसमें से हम कंप्रेस एयर पास करते हैं, और वो कंप्रेस एयर इस पूरे टैंक को बहुत तेजी से रोटेट कराता है। ठीक है, वो कंप्रेस एयर बहुत तेजी से इसको रोटेट कराता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ये पूरा टैंक जो है ना वो एजिटेट होता है, ऐसे क्या कहेंगे, बहुत टैंक जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से एजिटेट होता है, पूरा ये पूरा मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक जग में मैं पानी लूं और उसमें थोड़ा सा सर्फ डालूं, थोड़ा सा सर्फ डालने के बाद उसको मैं शेक करूं, मिक्स करूं, झाग बनेगा? जी ठीक है ना? तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हुआ कि ये जो पाइन ऑयल और मिनरल हमारा यानी CuFeS2, इन दोनों ने झाग बनाया, ये ऊपर की तरफ आ गए, और इम्प्यूरिटीज जो पानी से वेटेबल थी ये नीचे की तरफ बैठ गई। बाद में हमने क्या किया, हमने बाद में यहाँ से सारा का सारा झाग जो था इसको स्किम ऑफ किया, इसको यहाँ से हटाया, मतलब इसको स्किम ऑफ कर दिया कि भाई हमारे काम की चीज है, इसको आगे लेके जाना है प्रोसेस में, और इम्प्यूरिटी सारी नीचे अलग हो गई। तो इस तरीके से हमने मजीद सफाई की अपनी ओर की। अभी तक सफाई चल रही है ओर की, पहले भी मिनरल प्रोसेसिंग में भी सफाई हुई है बेटा, और अभी भी थोड़ी बहुत सफाई ही हुई है। क्लियर हुई बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो अगला प्रोसेस क्या है हमारे पास? अच्छा, अगला प्रोसेस है रोस्टिंग का। और रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग का अमल किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टिंग का अमल होता है। ये भी एक तरह का फर्नेस ही है। और मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा। अच्छा, ये देखो, आपको व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन दोनों नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो होता क्या है रोस्टिंग के अमल में। रोस्टिंग का अमल जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लास्ट फर्नेस में हम रोस्टिंग का अमल करते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या क्या डाला जाता है? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन से ओर आई हुई होती है, उस ओर को हम डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर डालते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद हम इसके अंदर कोक ऐड करते हैं, और कोक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर SiO2 भी ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि इसको हम मजीद प्यूरिफाई कर सकें। अब ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है? आप लोगों ने शायद देखा हो ब्लास्ट फर्नेस। कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, और बहुत बड़ी फर्नेस होती है ये। हम सबसे जो अमूमी मतलब नॉर्मल साइज के जो ब्लास्ट फर्नेस आता है, उसका साइज तकरीबन 2-3 मंजिला इमारत जितना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है स्लैग डोर। ये यहाँ से मोल्टन मेटल निकलता है।
बल्कि यार ये ब्लास्ट फर्नेस में नहीं, ये ओपन हर्थ फर्नेस में होता है। शिट यार, देखो पूरा अभी तक गलत बता दिया, सॉरी बेटा। बेटा ये ओपन हर्थ फर्नेस के अंदर होता है, रोस्टिंग है, और मैं स्मेल्टिंग बताने लग गया था। और ओपन हर्थ फर्नेस में क्या किया जाता है, अब जो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड ओर होती है ना, जो वहां से आई होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन के प्रोसेस से, इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में स्टिल देयर आर इम्प्योरिटीज। यानी कि यहाँ पे हमारे पास मिनरल भी होता है इसके अंदर, और कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी इसके अंदर मौजूद रहती हैं। ठीक है। अच्छा, ये इम्प्योरिटीज ज्यादातर वोलेटाइल होती हैं, यानी कि अगर मैं इनको ऑक्साइड बना दूं तो ये इजीली उड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपन हर्ट फर्नेस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ले लेते हैं, और उस ओपन हर्ट फर्नेस के अंदर हम ऑक्सीजन पास करते हैं हाई टेम्परेचर पे। यानी कि बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिली हुई होती है ना फ्रॉथ फ्लोटेशन के प्रोसेस से, उस फ्रॉथ फ्लोटेशन के प्रोसेस से आने वाली ओर को हम ऑक्सीजन पास करके बेसिकली जला देते हैं। अब इस जलने की वजह से क्या होता है कि ये जो CuFeS2 ओर होती है, सबसे पहले तो ये भी रिएक्शन करती है, CuFeS2 ओर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2S में कन्वर्ट होता है, FeS बनाता है, FeO बनाता है, और SO2 गैस बनाता है। एक तो ये काम होता है, लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास इंप्योरिटी होती है आर्सेनिक की, एंटीमनी की, फास्फोरस की। ये इंप्योरिटीज भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। ये इंप्योरिटीज यहीं ओर में यहां मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है आर्सेनिक ऑक्साइड, ये बना देता है एंटीमनोइक ऑक्साइड Sb2O3, और ये बना देता है फास्फोरिक ऑक्साइड P2O5। ठीक है। अब ये जितने भी ऑक्साइड यहां बने हैं, ये सारे के सारे वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं, यानी कि टेम्परेचर पड़ने पर ये गैस बन के उड़ जाते हैं। समझ गए बेटा? बेटा बात समझ में जी आई? सर। ठीक है, मजीद आगे चले। ओ, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रोस्टिंग के बाद हमारा जो तीसरा प्रोसेस है, रोस्टिंग के बाद, वो है स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग एक खास प्रोसेस है, मेल्टिंग अलोंग विद केमिकल चेंज। मतलब केमिकल रिएक्शन भी हो रहा हो और मेल्टिंग भी हो रही हो, तो उसको हम स्मेल्टिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्मेल्टिंग का ये अमल करवाया जाता है बेटा ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में जो और हमें वहां से हासिल मतलब जो प्रोडक्ट हमें वहां से हासिल होता है ना रोस्टिंग के अमल से, उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में लेकर जाते हैं। अच्छा, क्या क्या हासिल होता है रोस्टिंग के अमल से? Cu2S, FeS, और FeO। ये चीजें हासिल होती हैं जब हमने Cu2S को, CuFeS2 को जलाया था। एक तो Cu2S मिला था, फिर FeS मिला था, फिर FeO मिला था, SO2 मिला था, ये मिला था। तो SO2 तो गैस बनकर उड़ गई थी, इसको तो हटा दो। ये तीन सॉलिड आए थे, तो ये तीन सॉलिड इसके अंदर डाले जाएंगे, और जो भी फिर अमल होगा वो इन तीन चीजों से होगा। देखते हैं क्या है। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आप
क्या क्या ऐड करोगे? पहले तो ये जो चार्ज है जो मैंने बताया, ये चार्ज ऐड होगा इसमें ब्लास्ट फर्नेस में। उसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में कोक डालोगे आप। कोक जो है वो ब्लास्ट फर्नेस का फ्यूल है, क्योंकि यहाँ पर भी मेल्टिंग का अमल हो रहा होगा बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो बिना किसी चीज के जले आप इतना हाई टेम्परेचर हासिल कैसे करोगे? तो कोक यहाँ पर वो किरदार अदा करेगा अपना जलने का। और हमारे पास SiO2 इस्तेमाल होगा। SiO2 यहाँ पर इस्तेमाल होगा फ्लक्स के तौर पे। अब फ्लक्स का क्या काम होता है? फ्लक्स का काम होता है टू प्रोड्यूस स्लैग। इसका काम होता है स्लैग बनाना। अब ये स्लैग क्या होता है, सारी बातें अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस ब्लास्ट फर्नेस में और वगैरह ये सारी चीजें रख दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये स्लैग डोर है, यहाँ से स्लैग बाहर आता है और यहाँ से पिघला हुआ मेटल बाहर आता है, जो भी यहाँ पे पिघला हुआ हो। अब होता क्या है बेटा, देखो FeO, तीन चीजें थी यहां पर, याद रहे। FeO सही है, और सीक्वेंस में लिखते हैं, FeS है, FeO है और Cu2S है। अच्छा, इस प्रोसेस में Cu2S के ऊपर कुछ नहीं होने वाला, Cu2S के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होने वाला। यानी इस प्रोसेस में जो भी काम होगा वो FeS और FeO का है। बेसिकली ये प्रोसेस इसलिए करवाया जा रहा है कि ये जो Cu2S के साथ FeS और FeO दुम छल्ले बने इसके पीछे पड़े हैं ना, मैं इस FeS और FeO को हटा दूं। ये प्रोसेस कराया इसलिए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ब्लास्ट फर्नेस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं टूयर्स। पाइप लगा होता है बेसिकली, और इस टूयर से हम ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जब फर्नेस के अंदर दाखिल होती है तो ये ऑक्सीजन गैस सबसे पहले कोक को जलाती है। जैसे ही कोक जलना शुरू होता है, हाई टेम्परेचर पे कोक रिएक्टिव भी हो जाता है ये, और ऑक्सीजन जो आ रही होती है वो भी हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन आती है वो इस FeS के साथ रिएक्शन करके इसे बना देती है FeO और SO2, ये बना देती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा? FeO और Cu2, FeO और SO2 गैस बना देती है। अच्छा, SO2 चूंकि गैस है तो ये तो हवा में उड़ जाएगी। FeO अगेन बना सॉलिड। अब FeO जो ये बना, अब आप गौर करो, कुछ FeO अभी बना है और कुछ FeO पहले से मौजूद है। क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। जी, तो कुछ FeO अभी बना और कुछ FeO पहले से मौजूद है। अब ये अभी बनने वाला FeO और पहले से मौजूद FeO, दोनों FeO इस हाई टेम्परेचर पर जो हमने यहां पर SiO2 फ्लक्स ऐड किया है, ये SiO2 के साथ रिएक्शन करके इसे बना देगा FeSiO3, और इसे हम कहते हैं स्लैग। और ये स्लैग होता है लिक्विड स्टेट में। हाई टेम्परेचर पे ये जो हमारा Cu2S है ये भी मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट होकर हमारा मेटल भी यहां नीचे की तरफ आ गया, और ये जो इम्प्यूरिटी है ये भी यहां नीचे की तरफ आ गई। लेकिन इम्प्यूरिटी स्लैग होती है, लाइटर इन डेंसिटी होती है, ये ऊपर की तरफ आ जाती है पिघले हुए मेटल में, और पिघला हुआ मेटल चूंकि भारी होता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए इसे स्लैग कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा? तो व्हाट इज स्लैग? इम्प्यूरिटी कंटेंट which is lighter in density during
स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग के दौरान जो आपके पास इम्प्यूरिटी, लिक्विड इम्प्यूरिटी कंटेंट आए जो कि लाइटर इन डेंसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अच्छा, एक सवाल है सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था रोस्टिंग के प्रोसेस में कि वहां पर आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर उड़ गया, एंटीमनी ऑक्साइड बनकर उड़ गया, P2O5 ऑक्साइड बनकर उड़ गया। सर जब ये सब ऑक्साइड बन के उड़ रहे हैं तो FeO ऑक्साइड, ये भी तो FeO भी तो सर ऑक्साइड बना ना, तो ये क्यों नहीं उड़ रहा? ठीक है भाई, सवाल आ रहा है जहन में? बोलो, किसी के जहन में सवाल है? और अगर नहीं है तो अब आया? बेटा आवाज आ रही है? जाग रहे हो या क्लास कनेक्ट करके सो गए हो? अच्छा अच्छा। तो खैर, बात हो रही थी कि ये तो सर सब ऑक्साइड बनकर उड़ गए, ये ऑक्साइड बन के क्यों नहीं उड़ रहा? बेटा ये वाले ऑक्साइड्स कहलाते हैं वोलेटाइल ऑक्साइड। वोलेटाइल ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं? वोलेटाइल ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इन वेपर्स, वेपर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर ही ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कम टेम्परेचर का मतलब भी 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, कम टेम्परेचर का मतलब भी यहाँ पे 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे FeO इज ए स्टेबल ऑक्साइड। स्टेबल ऑक्साइड लो टेम्परेचर पर जो है वो एवापोरेट नहीं होता। अब यहाँ पर प्रोसेस में टेम्परेचर तकरीबन 1200-1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन FeO का जो वेपोराइजेशन टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इस प्रोसेस में 1500 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जा रहा होता है। इस वजह से FeO सॉलिड रहता है, ये गैस बनकर एवापोरेट नहीं होता। लेकिन इस FeO को हटाना तो है। अब अगर हम गैस बनाकर इसको नहीं उड़ा सकते बाकियों की तरह, तो हम इसे स्लैग बनाकर उड़ा देते हैं। और स्लैग बनाने के लिए हमें चाहिए होता है फ्लक्स, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके साथ ये ऑक्साइड रिएक्ट करके लाइटर इन डेंसिटी लिक्विड सब्सटेंस क्रिएट करे, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। समझ गए बेटा सारी बात? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन किसी को? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी सर। ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।